हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, मतलब उसको उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू आवेश है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, और इनके बीच की लंबाई, कुल लंबाई कितनी होती है 2l होती है। इसके बीच की कुल लंबाई कितनी होती है 2l। यहाँ पर हमने इसका मध्य बिंदु O मान लिया, तो यहाँ से ये वाला लंबाई l और ये वाला लंबाई भी कितना होता है l। ठीक है, ये पूरा 2l तो आधा l और ये आधा l। ठीक, इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्लियर होता है। तो बताया थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर है, यानी कि ऐसे इस डायरेक्शन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण T है। ठीक है, अब क्या करते देखिए, इससे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता था कि इनको मिलाने वाली रेखा के किसी एक बिंदु पर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, उसको हमने अक्षीय स्थिति माना। ठीक है, वो अक्षीय स्थिति था। अब हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यहाँ से देखिए, ये आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इसके मध्य बिंदु से लंबवत ये यहाँ पर हमने एक पॉइंट P मान लिया, या कुछ और मान सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट Q मान लिया या फिर M मान लिया, यहाँ पर एक पॉइंट M मान लिया, और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए ये दूरी L है, तो मध्य बिंदु से ये वाला दूरी को हमने X का नाम दे दिया, यानी कि मध्य बिंदु से ये जो पॉइंट है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, ये दूरी कितना है X है, ये मध्य बिंदु से। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए ये मिला लेते हैं, ऐसे इसको ऐसे मिला लिया। ठीक है, अब देखिए ये L है, ये X है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भुजा कितना हो जाएगा देखिए, तो ये L है, ये मतलब ये L और ये आधार और ये लंब, तो कर्ण कितना होगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जितना इधर उतना ये भी x स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है बाहर की ओर होता है। तो इस M पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको हमने बोल दिया E1। ठीक है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ये अंदर की ओर E2। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, और यहाँ पर भी कितना थीटा। ठीक है, ये थीटा और ये थीटा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। ये ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, देखिए ये और ये समानांतर रेखा है, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। अब एक और चीज, यहाँ पर थीटा है ये, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। एकांतर कोण से देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों समानांतर है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे थीटा होंगे। ठीक है, ये E2 का डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र T1 का मान निकालते हैं। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, अभी हम लोग बस इसका परिमाण लिख रहे हैं, सदिश में नहीं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो क्या होता है 1/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्यू बटे में कितना होता है? आर स्क्वायर होता है ना। तो आर स्क्वायर देखिए प्लस क्यू से इस एम पॉइंट की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दूरी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अब देखिए E1 बराबर, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग के भी लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जा, तब ये लिखने में आसान पड़ेगा। बार बार ये लिखने से अच्छा है केवल के लिखिए। के क्यू बटे में ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान दिया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान दिया। ये क्या था? प्लस क्यू के कारण एम पर विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार अब क्या करते हैं? माइनस क्यू के कारण एम पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, माइनस क्यू के कारण एम पर विद्युत क्षेत्र को देखिए, ये माइनस है तो माइनस के कारण अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा E2। ये E2 है ना, तो E2 का मान कितना होगा? फिर से वही के। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ने लिख के क्या लिख रहे हैं? के लिख रहे हैं। के क्यू बटे माइनस, ये देखो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो क्यू बटे में के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब माइनस का चिन्ह ले में यहाँ हम लोग केवल इसका परिमाण लिख रहे हैं। तो के क्यू बटे में आर स्क्वायर, तो बीच का दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना? होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा? के क्यू बटे में स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना? एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए E1 और E2 दोनों का मान बराबर है। ये E1 है और E2 का मान दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि E1 बराबर E2, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं E। मतलब कि E1 और E2 बराबर है तो इसको हमने नया नाम दे दिया क्या? E। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि E1 और E2 बराबर है। कितना मान है यहाँ पे? के क्यू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस कितना? आर स्क्वायर। यही ना आया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे घटक लिखना होगा। घटक कैसे लिखते हैं? देखिए अगर मान लीजिए ये x है, ये y है, यहाँ पे ऐसे E बन रहा है, अगर यहाँ ऐसे थीटा बन रहा है एक्स वाई और ये E है, तो घटक कैसे लिखते हैं? E है तो एक्स डायरेक्शन देखिए E किसके साथ थीटा बना रहा है? एक्स के साथ थीटा बना रहा है ना कोण। E का जो कोण है एक्स के साथ बन रहा है, तो जिसके साथ कोण होता है, मतलब जिधर कोण होता है उधर E का घटक E cos थीटा हो जाएगा। देखिए E का इधर घटक कितना हो जाएगा? E cos थीटा, और इधर एंगल नहीं बन रहा है तो E का इधर घटक कितना हो जाएगा? E sin थीटा। मतलब ऐसे याद रखना है कि जिसका भी हम घटक लिखते हैं, जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर cos थीटा, जिधर एंगल नहीं बन रहा उधर sin थीटा। ठीक है, तो यहां देखिए ये E1 है, तो E1 क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे ये E1 है, E1 इसके साथ एंगल बना रहा है, E1 इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इधर घटक कितना आएगा? E1 cos थीटा, और E1 का इधर घटक कितना आएगा? E1 sin थीटा। ठीक है, फिर उसी तरह इसका देखिए ये E2 है ना, तो E2 देखिए E2 इस रेखा के साथ कोण बना रहा है, तो E2 का इधर घटक, मतलब ये E2 जो है इसका इधर घटक कितना आएगा? E2 cos थीटा। ठीक है, और E2 का इधर घटक देखिए इसके साथ एंगल बना रहा था तो E2 cos थीटा, E2 इधर एंगल नहीं बना रहा है तो इधर कितना होगा? E2 sin थीटा। ठीक है, अब एक और चीज, E1 और E2 दोनों क्या है? बराबर है ना। E1 के जगह पे भी देखिए E1 और E2 दोनों क्या है? बराबर है। तो ऊपर भी E sin थीटा, मतलब E1 के जगह पे E रखेंगे तो ऊपर भी E sin थीटा, नीचे भी E sin थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे? एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का मान बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब चूंकि
E1 तथा E2 का E1 तथा E2 का लंबवत घटक इसके लंबवत घटक मतलब ये जो रेखा है इसके लंबवत है ना घटक। E1 तथा E2 का लंबवत घटक क्या चीज, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में है। परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, मतलब कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अब परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए, ये जो E2 था इसका भी घटक इधर ही आया है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो लिखेंगे M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब एक और चीज, E1 और E2 तो दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 को लिख सकते हैं E cos थीटा और E2 को भी लिख सकते हैं E cos थीटा। तो E बराबर कितना आ जाएगा, E 2E cos थीटा। अच्छा एक चीज, इसको जो हम लोग E लिख रहे हैं, यहाँ पे E नेट लिखेंगे, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है तो E नेट, तो E नेट देखिए यहाँ पे ये 2E cos थीटा है, तो 2E का मान देखिए, E का मान कितना है, k क्यू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, k क्यू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये cos थीटा है, अब हमें cos थीटा का मान लिखना है, तो cos थीटा देखिए कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ये मानिए कोई भी यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ये और ये एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है ये, तो cos यहाँ थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने लंब आधार कर, थीटा के सामने लंब आधार कर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर। तो आधार क्या है, यहाँ से देखिए ये L है और कर्ण क्या है, ये है ना, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार है L बटे में कर्ण रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये cos थीटा का मान है। अब देखिए E नेट बराबर, इसको k को हम बाहर लिखते हैं, फिर लिखते हैं Q इंटू 2 और L को एक साथ लिखते हैं, ये लिखने से भी हमें फायदा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे L, अच्छा L है, यहाँ पे हमने R कैसे लिख दिया, गलत से लिख दिया है, ये L होगा, यहाँ पर भी L होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके पावर में 1/2 और इसके पावर 1, तो गुणा होगा तो पावर जुट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब एक चीज, या इससे पहले हम लोग ई नेट, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2S, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2S। तो क्या लिखेंगे इसको, Q इंटू 2L को लिखेंगे K और ये हो जाएगा P बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब इसके बाद वही कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर लेस देन एक्स,
यहाँ पर एल का जो मान है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। ये पिछले लेक्चर में बताया था, जब बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा, ई नेट बराबर यहाँ पे के पी बटे में एल स्क्वायर हट जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो के पी बटे में कितना, एक 2 और 2 कट गया तो एक्स क्यूब। ठीक है, ये अपना निरक्षीय स्थिति में आ गया। निरक्षीय स्थिति को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, के पी बटे में एक्स क्यूब। ये अपना क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त। ठीक है, अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई लंबवत वेक्टर के पी बटे में एक्स क्यूब। एक और चीज देखिए, यहां पर ये पी इस डायरेक्शन में है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है, और नेट विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में। देखिए दोनों इस डायरेक्शन में जुड़ा है, और पी इस डायरेक्शन में है। तो पी का डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, नेट विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उल्टा है, तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। अच्छा एक चीज और, हम लोग जब अक्षीय पढ़ रहे थे तो अक्षीय में क्या आया था, अक्षीय को हम लोग अगर समानांतर लिख ले, समानांतर तो नहीं कर सकते, एक्सियल लिख रहे हैं। एक्सियल मतलब अक्षीय में क्या आया था, 2 के पी बटे में एक्स क्यूब, इतना आया था। 2 के पी बटे में एक्स क्यूब यहां लिख रहे हैं। देखिए यहां पर अक्षीय स्थिति में कितना आया था विद्युत क्षेत्र, ई एक्सियल 2 के पी बटे में एक्स क्यूब, और निरक्षीय कितना है, ई परपेंडिकुलर के पी बटे में कितना, एक्स क्यूब। तो देखिए, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का क्या है, दुगना है। ये बात भी हमेशा याद रखेंगे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, दुगना। देखिए है ना, केपी बटे में एक्स क्यूब और ये केपी बटे में एक्स क्यूब, ये दुगना है। ठीक है, अब इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, मतलब इसको नोट्स बनाना है तो लिखेंगे कैसे, तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले लिखेंगे, माना ये ए और इसको नाम दे देंगे बी। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A है। फिर से सुनिए, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A है। ठीक है, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है। फिर से सुनिए, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है और ये नोट कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगले लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग किसी भी बिंदु का विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर या ध्रुवीय निर्देशांक, इसको r, थीटा को ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखिए,
मान लीजिए मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और ये इसका मध्य बिंदु O है, इसके बीच की लंबाई ये 2L है, तो ये यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु कहने का अर्थ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं हम M। ये पॉइंट M है, इस M पॉइंट पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये पॉइंट जो है ना तो इसके अक्ष में है और ना ही इसके निरक्ष में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं कि यहां से ये r दूरी पर है, ये पॉइंट यहां से r दूरी पर है तथा कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हमने दो चीज कैलकुलेट किया, एक तो ये पॉइंट यहां से r दूरी पर है मध्य बिंदु से, ठीक है, और दूसरा थीटा एंगल पर है, मतलब पहला r दूरी पर है और दूसरा थीटा एंगल पे है, ठीक है। इसको हम लोग ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा बोलते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसके हम दो कंपोनेंट लिखेंगे, एक तो इस पॉइंट की दिशा में और दूसरा इस पॉइंट के लिए वो द्विध्रुव निरक्षीय बन जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई दो परपेंडिकुलर रेखा है, दो 90 डिग्री पे, और यहाँ पर ये P है, ठीक है। अगर इसके साथ ये थीटा कोण बन रहा है तो ये P का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, P cos थीटा, और P का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, P sin थीटा। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग यही कार्य करेंगे। यहाँ पे ये जो P है, इसका जो इसके साथ एंगल बन रहा है, इधर एक घटक लिखेंगे P cos थीटा और दूसरा घटक इसके लंबवत है, P cos थीटा के ये लंबवत है P sin थीटा, तो P cos थीटा इधर आएगा, तो इसके लंबवत यहाँ से एक 90 डिग्री पे P sin थीटा खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इस P का इधर इस डायरेक्शन में घटक कितना होगा, P cos थीटा, ये दिख नहीं रहा है, ये कितना होगा, P cos थीटा, मतलब इस P का इस पॉइंट के डायरेक्शन में कितना घटक हुआ, P cos थीटा। अब क्या करते हैं, इसका दूसरा घटक इसके लंबवत, देखिए P cos थीटा के ये लंबवत है ना P sin थीटा, तो इसके लंबवत एक दूसरा घटक ये हमने ले लिया इसके 90 डिग्री पे, ये ठीक है, ये हो गया P sin थीटा, ठीक है। तो ये P का एक कंपोनेंट P cos थीटा और दूसरा P sin थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो P है इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि हमने इसके दो कंपोनेंट मतलब घटक तोड़ लिए, एक P cos थीटा और एक दूसरा P sin थीटा। अब देखिए ये जो P cos थीटा है, ये P cos थीटा इस बिंदु के लिए अक्षीय स्थिति बन गया। जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति में क्या किए थे, देखिए ये यहाँ पे माइनस क्यू आवेश था और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था ऐसे, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो इस पॉइंट के लिए द्विध्रुव आघूर्ण इधर था P, तो अगर पॉइंट के डायरेक्शन में द्विध्रुव आघूर्ण P है तो वो क्या बन जाता है, अक्षीय स्थिति बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो P cos थीटा है इस पॉइंट के लिए उसी डायरेक्शन में है, तो ये P cos थीटा इस पॉइंट के लिए अक्षीय स्थिति बन गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग निरक्षीय में क्या किए थे कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे लिए थे ऐसे, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था निरक्षीय में, तो P डायरेक्शन इधर था, P इधर था और ये पॉइंट यहाँ पे था, तो
इस पॉइंट के लिए P क्या था, 90 डिग्री पे था ना, निरक्षीय था। तो उसी तरह देखिए ये P sin थीटा इस पॉइंट के लिए क्या है, निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, तो हमें अब ये जो पहले माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की और द्विध्रुव आघूर्ण ये P था, अब हमें इसका कोई जरूरत नहीं था। बस हमें करना क्या था, इसका दो घटक लिखना था, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। अब इसके आधार पे हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए P cos थीटा के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, इधर बाहर की ओर होता है ना, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे आया था इधर, परिणामी E, और E का मान कितना आया था, 2kP बटे में x क्यू, यही तो आया था अक्षीय स्थिति में 2kP बटे में x क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण P था तो यहाँ पे P आया था, लेकिन यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P cos थीटा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होता तो यहाँ भी क्या आता, P cos थीटा ही आता। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट M के लिए उस डायरेक्शन में द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P cos थीटा, तो उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको नाम दे देते थे हम E1 नाम दे देते हैं, तो कितना होगा 2k बटे में, ये दूरी कितना है r है, ये दूरी हो गया r क्यू, देखिए x है, ये दूरी x था तो x था, यहाँ पे दूरी r है तो r क्यू, और क्या हो जाएगा ये cos थीटा, सॉरी ये p और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पहले जब हम अक्षीय स्थिति में व्यंजक प्राप्त कर रहे थे तो P क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था, तो वहां पे 2kP बटे में x क्यू आता था। अगर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होता तो यहाँ पे 2kP cos थीटा। ठीक है, तो इस द्विध्रुव मतलब P cos थीटा के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 2kP cos थीटा r क्यू हो गया। अब देखिए इसके कारण ये P sin थीटा है ना, तो इस P sin थीटा मतलब ऐसे देखिए, इस पॉइंट मतलब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसके लिए ये पॉइंट क्या है, निरक्षीय है। ठीक है, तो निरक्षीय में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा E2, हम नाम दे देते हैं इसको। तो ये E2 क्या है, निरक्षीय है, ये बात समझो। ये मान लीजिए माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब हमें यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना था तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, नेट विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, P डायरेक्शन इधर तो विद्युत क्षेत्र इधर, तो देखिए P sin थीटा का डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसका उल्टा है। ठीक है, अब ये नहीं समझना कि इसका विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, यहाँ देखिए द्विध्रुव आघूर्ण इधर है तो विद्युत क्षेत्र इधर आता है। ठीक है, ये नहीं क्लियर समझ में आ रहा है तो इसके पीछे वाला वीडियो उसको अच्छे से देखिए, उसमें डायरेक्शन देखिए, नेट विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन द्विध्रुव आघूर्ण का अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2 kP बटे में r क्यू होता था, लेकिन उस समय द्विध्रुव आघूर्ण P था केवल, तो यहाँ पे kP बटे में r क्यू होता था। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P sin थीटा है, मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव क्या है, P sin थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम kP sin थीटा। ठीक है, अब E1 हमें इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो एक विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, एक विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों विद्युत क्षेत्र का नेट यहाँ पे आएगा, इसको हम बोल देते हैं E नेट। ठीक है, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, E नेट। अगर दो सदिश लंबवत हो तो क्या करते हैं, दोनों को देखिए सदिश विधि से जोड़ सकते हैं। ये मान लीजिए कि हमें E नेट निकालना है, यहां से लिखते हैं E नेट, तो E नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अगर मान लीजिए कि दो सदिश, जैसे मान लीजिए कि A और ये B, दोनों सदिश का मान लीजिए परिमाण लिखा हुआ है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अगर दोनों सदिश 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हो
मतलब दोनों सदिश 90 डिग्री पे कार्यरत हो, तो उनका परिणामी सदिश r क्या होता है? परिणामी सदिश r का परिमाण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इतना ही तो होता है। हम लोग सदिश में ये पढ़े हैं कि जब दो सदिश 90 डिग्री पे कार्य हो तो उनका परिणामी सदिश a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी तो यही है, एक सदिश E1 इस डायरेक्शन में और ये E2 दोनों 90 डिग्री पे है, तो E नेट कितना होगा? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट में, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ई नेट E1 का मान कितना है? देखिए तो E1 का मान यहाँ पे 2kp cos थीटा बटे में r³ का होल स्क्वायर प्लस E2 का मान kp sin थीटा बटे में r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, ई नेट यहाँ पर देखिए 2kp बटे में r³, kp बटे में r³ का होल स्क्वायर यहाँ भी है, होल स्क्वायर यहाँ भी, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन करते हैं, k p बटे में r³ कॉमन आ गया, तो इसमें बचा क्या? देखिए kp बटे r³ का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसके अंदर क्या बचा? 2 का होल स्क्वायर 4, यही ना होगा, और cos है तो cos स्क्वायर थीटा। ये बात समझ पा रहे हो? देखिए kp बटे में r³, kp बटे में r³ का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों में से kp बटे r³ का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और इसमें बचा 2 का स्क्वायर 4 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें बचा साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ई नेट देखिए kp बटे r³ है, तो ये स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, kp बटे में कितना? r³ और रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ई नेट, ये हम लोग परिमाण निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ई नेट का परिमाण है ये, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो kp बटे r³, 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1। ठीक है, यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, या फिर ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर घटक लिखना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये m पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो द्विध्रुव आघूर्ण P है उसके दो घटक लिखेंगे, एक P cos थीटा उस पॉइंट की डायरेक्शन में, देखिए ये द्विध्रुव आघूर्ण के पॉइंट की डायरेक्शन में, और दूसरा घटक ये जो पहले P cos थीटा है उसके लंबवत, तो ये P sin थीटा इस पॉइंट के लिए निरक्षीय बन जाएगा, और P cos थीटा इस पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा? अक्षीय बन जाएगा। तो P cos थीटा के लिए विद्युत क्षेत्र उसी डायरेक्शन में, तो E1 बराबर 2kp cos थीटा। cos थीटा क्यों? क्योंकि उस समय द्विध्रुव आघूर्ण P था, तो 2kp बटे r³ होता था अक्षीय में। यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P cos थीटा, तो ये हो गया P cos थीटा। फिर इस पॉइंट के लिए ये P sin थीटा निरक्षीय है, तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है तो विद्युत क्षेत्र उल्टा होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? kp बटे r³, और यहाँ sin थीटा इसलिए क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P sin थीटा, वहां पे द्विध्रुव आघूर्ण केवल P होता था, तो kp बटे r³ फॉर्मूला आता था। यहाँ पे P sin थीटा है तो यहाँ पे भी P sin थीटा। अब इन दोनों का नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो नेट विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं? दो सदिश अगर लंबवत कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी सदिश E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए यदि मान लीजिए ये नेट विद्युत क्षेत्र, ये जो नेट विद्युत क्षेत्र है E1 के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, E1 के साथ कितना बनाता है एंगल? अल्फा एंगल बनाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब एक चीज और,
यहाँ पे हम ये इनेट है तो ये E2 को हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे। ये हो गया E2। बताया सदिश में हम लोग पढ़े हैं कि किसी एक सदिश को उठा करके हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसका बिना डायरेक्शन और परिमाण को चेंज किए। तो हमने अगर E2 को यहाँ से हमने यहाँ पर रख दिया तो देखिए ये tan अल्फा के लिए E2 क्या हो जाएगा, लंब, और ये इस डायरेक्शन में क्या है, E1 है ना, तो ये हो जाएगा आधा। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए tan अल्फा बराबर E2 लंब हो गया, E2 बटे में E1। ठीक है, अब देखिए E2 कितना है, E2 देखिए ये E2 था ना, ये यही तो है E2, के पी साइन थीटा बटे में कितना R3, उसके बटे में E1 कितना है 2 KP कॉस थीटा बटे में कितना R3। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये KP कट जाएगा, RQ से RQ कट जाएगा, तो बचा कितना, देखिए tan अल्फा बराबर, ये tan अल्फा बराबर कितना बचेगा, देखिए तो tan अल्फा बराबर ऊपर में साइन थीटा और नीचे में 2 कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में 2 कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan थीटा। तो ये एक रिलेशन है अल्फा और थीटा के बीच। ठीक है, अब देखिए ये नोट करने से पहले इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है इसके बारे में, जो हम मतलब नोट्स बना रहे हैं उसमें कैसे लैंग्वेज लिखें। तो ध्यान से सुनिए कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है और आवेशों के बीच की लंबाई 2l। फिर से सुनिए, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की लंबाई क्या है 2l। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पर एक बिंदु M है, एक बिंदु M है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, बात समझे। तथा इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2s। बस यही लैंग्वेज लिखना है, बात समझे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए और बिना लैंग्वेज लिखे हुए इसे नोट नहीं कीजिएगा। पहले लैंग्वेज लिखिए, उसके बाद इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है।